नमस्कार, मैं हूं शारिक खान। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और अब खबरें G20 से जुड़ी हुई। बीते 3 दिन पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर लगी रहीं। दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के शिखर सम्मेलन G20 पर एक बेहद कामयाब ऊंचाई पर पहुंचने के साथ कल दिल्ली में खत्म हो गया। शिखर सम्मेलन के तीसरे दिन की शुरुआत वन फ्यूचर यानी एक भविष्य के मुद्दे पर चर्चा के साथ हुई, लेकिन उससे पहले G20 में शामिल सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रतिनिधि अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस दौरान एक धरती एक परिवार यानी वन अर्थ वन फैमिली पर भारत के जोर की पूरी दुनिया ने सराहना की। इसके बाद कल एक भविष्य यानी वन फ्यूचर के मुद्दे पर सभी देशों के बीच चर्चा हुई, क्योंकि दुनिया के विकसित और विकासशील देश ये बात समझ गए हैं कि सबका भविष्य साझा है, सभी चुनौतियों से मिलकर ही निपटना होगा। इन चर्चाओं के बाद G20 शिखर सम्मेलन के आखिर में प्रधानमंत्री मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को सौंप दी। 2024 में ब्राजील में अगला G20 शिखर सम्मेलन होगा। भारत के लिए G20 सम्मेलन को कामयाबी से अंजाम देना एक बहुत बड़ी चुनौती रहा। दुनिया की जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है और रूस यूक्रेन के चलते दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है, इसके बीच भारत ने बेहद संतुलन और धैर्य के साथ जो निष्पक्ष भूमिका निभाई, उसका चारों तरफ गुणगान हो रहा है। G20 में जिस दिल्ली घोषणा पत्र पर आम सहमति बनी, उसमें सभी की चिंताओं और जरूरतों का पूरा ख्याल रखा गया। कई परस्पर अंतर्विरोधों का इस घोषणा पत्र में बड़ी ही कामयाबी के साथ समाधान किया गया। Your Highnesses, Excellencies, जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि खालिस्तान और विदेशी हस्तक्षेप दोनों पर बातचीत हुई। ट्रूडो ने कहा, कनाडा हमेशा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। समय आ गया है कि हिंसा को रोकने और नफरत को पीछे धकेलने के लिए हमेशा मौजूद रहें। साथ ही जस्टिन ट्रूडो ने कहा, कुछ लोगों की हरकत पूरे समुदाय या कनाडा का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। Over the years with Prime Minister Modi, we've had many conversations on both of those issues. Obviously, Canada will always defend freedom of expression, freedom of conscience, freedom of peaceful protest. That's something that's extremely important to us. At the same time as we're always there
to prevent violence, to push back against hatred. I think on the issue of the community, it's important to remember that the actions of the few do not represent the entire community or Canada. The flip side of it, we also highlighted the importance of respecting the rule of law, and we did talk about foreign interference. कनाडा में पनप रहे खालिस्तान को लेकर केंद्र सरकार का रुख बेहद सख्त है। पीएम मोदी और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की मुलाकात के बाद विदेश मंत्रालय का बेहद सख्त बयान सामने आया। विदेश मंत्रालय ने कहा, मुलाकात में पीएम मोदी ने कनाडा में चरमपंथी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में चिंताओं से अवगत कराया। पीएम मोदी ने कहा, वो अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं। राजनयिक परिसरों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। साथ ही कनाडा में भारतीय समुदाय और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है। ऐसे ताकतों का गठजोड़ कनाडा के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसे खतरों से निपटने के लिए दोनों देशों का सहयोग जरूरी है। भारत में G20 शिखर सम्मेलन का कामयाब आयोजन हुआ, जिसमें कई महत्वपूर्ण और सार्थक फैसले लिए गए। वो फैसले क्या हैं और इनका भारत पर क्या असर पड़ेगा, इस मुद्दे पर विस्तार से हमारी सहयोगी नगमा सहर ने बात की केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से। सुनते हैं पूरी बात। एक बेहद कामयाब G20 के बाद इस समय बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान रेलवे और IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। एक बहुत बड़ी कामयाबी रही है ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो भारत और यूरोप को जोड़ेगा। अश्विनी वैष्णव जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये कैसे देशों को पास लाएगा, सामरिक तौर पर इसका महत्व और आर्थिक तौर पर इसका महत्व, और इसके बारे में थोड़ी हमें जानकारी दे कि किस तरह से ये होगा, ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, इसका साइज और इम्पैक्ट ये क्या होगा। भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में बहुत सारी समानताएं हैं, शेयर्ड वैल्यूज़ हैं और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी अलाइंड है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना क्लियर विजन रखा कि भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने वाला एक शिपिंग और रेलवे के माध्यम से एक ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर बने जिससे कि इन तीनों क्षेत्रों में नई अपॉर्चुनिटीज सबके लिए क्रिएट हो। ये किस तरह से कंसीव हुआ है कि भारत के वेस्ट कोस्ट के पोर्ट्स हैं, जो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल के पोर्ट्स, यहाँ से सीधा शिपिंग कनेक्शन बने मिडिल ईस्ट के पोर्ट्स जो UAE में, सऊदी अरेबिया में पोर्ट्स हैं, इनके साथ एक डायरेक्ट शिपिंग कनेक्शन बने और उसके आगे मिडिल ईस्ट में रेलवे का कॉरिडोर बने जो UAE, सऊदी अरेबिया को जोड़ता हुआ आगे जॉर्डन से होते हुए यूरोप। इस तरह से यूरोप, मिडिल ईस्ट और भारत के बीच में एक सीमलेस कनेक्टिविटी बनती है और ट्रेड में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज यूरोप से जो रूट फॉलो होता है भारत के लिए, उसमें कई हजार किलोमीटर की डिस्टेंस बचेगी और नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। और इसी रेलवे और शिपिंग कॉरिडोर में एक और आयाम है कम्युनिकेशन का। एक बार रेलवे लाइन आती है तो उसके साथ ही साथ आप कम्युनिकेशन का बड़ा कॉरिडोर बना सकते हैं, क्योंकि राइट ऑफ वे आपके पास अवेलेबल हो जाता है। तो इसमें बहुत एक हाई बैंडविड्थ का ऑप्टिकल फाइबर केबल भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है और फ्यूचर में इसके साथ ही साथ गैस की पाइपलाइंस भी बन सकती है। जी बिल्कुल। और एक बहुत बड़ी कामयाबी डिजिटल क्षेत्र में भी रही है। भारत जो है वो एक उदाहरण पेश कर रहा है दुनिया भर के लिए, कैसे डिजिटल माध्यम से फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। तो आपसे बेहतर कौन समझा पाएगा कि ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी DPI, इसका क्या अर्थ है और कैसे इसके कई उदाहरण हम भारत में देखते हैं, चाहे वो UPI हो, वो कोविन हो, बहुत सारे इस तरह के ऐप जो हमारी आम जिंदगी का हिस्सा हैं। पर इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे होगा, आर्थिक तौर पे कैसे जोड़ेंगे हम देशों को, भारत इसमें कैसे एक लीडरशिप की रोल निभा रहा है। आज सारी दुनिया भारत के इस इनिशिएटिव को एक्सेप्ट कर रही है, रिकॉग्नाइज कर रही है। जब प्रधानमंत्री जी ने 2015 में डिजिटल इंडिया लॉन्च किया था, तब बड़े बड़े भारत के विद्वान, डॉक्टर चिदम्बरम साहब जैसे विद्वान भी कहते थे कि भारत में डिजिटल की क्या ज़रूरत है। लेकिन देखिए, इतने कम समय में जो हमारे देश के सबसे वंचित नागरिक थे, उनको आज एम्पावरमेंट मिला है। उनके हाथ में एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया भर के सर्विसेज मिल रही हैं, अच्छी सर्विसेज मिल रही हैं, हाई क्वालिटी, फाइनेंशियल वर्ल्ड के साथ उनका जुड़ाव हुआ है।
तो आज सारी दुनिया इस सक्सेस को देख रही है और भारत की इस टेक्नोलॉजी को दुनिया के तमाम देश एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसको अपने अपने देशों में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। मेरा सवाल ये भी था कि क्या कोई रोड मैप है, ये जो G20 डिक्लेरेशन में जिस तरह टेक्नोलॉजी पे फोकस है, उसके लिए शॉर्ट रन या मीडियम टर्म कुछ ऐसा रोड मैप है कि ये ऑब्जेक्टिव्स कैसे हासिल होंगे? और इतने तरह की हमारी जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, विविधता है, अलग अलग देश हैं, उनमें किस तरह से ये कोलैबोरेशन होगा? क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस के माध्यम से होगा? भारत कैसे टेक्नोलॉजी इनेबलर बन रहा है दुनिया के लिए? हाँ, बहुत ही क्लियर एक रोड मैप इस डिक्लेरेशन के माध्यम से बना है। सबसे पहला बना है क्या, मान लीजिए कोई यूरोप का देश है, वो भारत की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहता है, तो उसमें क्या क्या चाहिए होता है? सबसे पहले स्टैंडर्ड्स कॉमन होने चाहिए। दूसरा, लीगल पॉइंट्स पे हार्मोनाइजेशन होना चाहिए। तीसरा, इम्प्लीमेंटेशन करने का एक फ्रेमवर्क बनना चाहिए। मान लीजिए यूपीआई को यूरोप के किसी देश में इम्प्लीमेंट करवाना है, तो उसके लिए कौन कंपनीज जाएंगी, किन लोगों के किन इंजीनियर्स को भेजना पड़ेगा जो कि वहाँ पे जाके डिज़ाइन कर सके, लीगल पॉइंट्स पे कैसे चेक करना पड़ेगा, इन सब का क्लियर फ्रेमवर्क बनाए और उसी के लिए दो जो इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स बने। पहला है फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग कॉमन सिस्टम्स, सेकंड वन फ्यूचर अलायंस। इनके माध्यम से दुनिया भर में भारत इन टेक्नोलॉजीज का इनेबलर बनेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए। अश्विनी वैष्णव जी, बहुत धन्यवाद समझाने के लिए कैसे भारत जो टेक्नोलॉजी का इनेबलर बन रहा है विश्व के लिए। और ये G20 डिक्लेरेशंस जो हैं उसमें खास करके टेक्नोलॉजी पे भी काफ़ी फोकस है और एक फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की गई है डिजिटल माध्यम से तमाम देशों की। G20 में अफ्रीकन यूनियन शामिल हो गया, ये एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन क्या अब इसका नाम बदलेगा और ये G21 बनेगा? अब तक इस समूह में 19 देश और यूरोपियन संघ हैं। इस मुद्दे को विस्तार से बता रही हैं हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा। दिल्ली में G20 के शिखर सम्मेलन का समापन हो चुका है, लेकिन इसमें जो बड़ी उपलब्धियां हैं उसमें न सिर्फ दिल्ली डिक्लेरेशन है जो कि सर्वसम्मति से अडॉप्ट हुआ है, यहाँ पर काफ़ी संशय के बाद भी भारत ने इसमें बड़ी कामयाबी हासिल की है, कहीं कोई अलग सुर इसमें नहीं दिखे हैं, बल्कि अफ्रीकन यूनियन का G20 में शामिल होना भी एक बेहद बड़ी उपलब्धि है। और अफ्रीकन यूनियन का ये मानना है कि भारत के जोर लगाने से ये हुआ है। पीएम मोदी जून से ही लगातार इसके लिए कोशिशें कर रहे थे, उन्होंने एक तरह से गारंटी भी दी थी, कहा था कि ज़रूर भारत ये करेगा और दिल्ली शिखर सम्मेलन में ये हो भी पाया है। 55 देशों का समूह है, हालांकि साउथ अफ्रीका पहले से ही इसमें शामिल था, लेकिन उसके अलावा भी कम से कम 54 देश हैं इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो इसमें शामिल है अफ्रीकन यूनियन में। उनका इस समूह में जो एक इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को लेकर जो कई बड़े निर्णय करता है, आगे का रास्ता दिखाता है, उसमें शामिल होना बड़ी बात है। इन सब के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या G20 का नाम बदलकर G21 हो जाएगा? तो इसका जवाब ये है कि जब से G20 शुरू हुआ उसमें ऐसा नहीं है कि 20 देश थे, देश उसमें 19 ही थे। असल में 1999 में जब इमर्जिंग इकोनॉमीज़ और बाकी में समस्या आनी शुरू हुई, जैसे जो मार्केट मेक्सिको का जो पेसो क्राइसिस जिसको कहते हैं वो था, उसके बाद 1997 का एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था, 98 का रशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था। इस सब के बाद 99 में एक अनौपचारिक तौर पर ये स्थापित किया गया था, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स या जो सेंट्रल बैंक के हेड होते थे वो जाते थे। 2008 में उसके हेड्स ऑफ स्टेट्स जो है वो होने लगे। तो इसमें 19 कौन है, एक बार वो आपको हम बताते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके और अमेरिका। और 20वां सदस्य था यूरोपियन यूनियन। तो जब से ये शुरू हुआ था इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था, लगातार अब तक, भले ही फाइनेंस मिनिस्टर्स की जगह अब हेड्स ऑफ द स्टेट्स हो गए थे 2008 में, लेकिन बदलाव इसमें ये नहीं हुआ कि उसमें और भी देश आते गए और नाम बदलता गया। तो शुरू से नाम जो है वो G20 है, 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन जिसमें 29 सदस्य हैं फिलहाल। तो अब जब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये G21 होगा, तो ये कैसे हो सकता है? इसकी प्रक्रिया असल में कहीं पर नज़र नहीं आई, क्योंकि पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं है।
और ये भी नहीं है कि इसका कोई हेडक्वार्टर्स है जहाँ पर जाकर ये सब कुछ होगा, क्योंकि रोटेशन में सभी देशों के पास अध्यक्षता जाती है, तो इसका कोई हेडक्वार्टर्स नहीं है, कोई विशेष स्पेसिफिक स्टाफ नहीं है। लेकिन एक बड़ी चीज़ इसमें यह है कि क्योंकि ये ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सब कुछ एक कंसेंसस के साथ होता है, तो ये कंसेंसस जो है वो नाम के लिए भी शायद बेहद ज़रूरी होगा। अगर हर देश इसके लिए सहमत होगा तभी नाम बदलकर G21 होगा। लेकिन ये एक समूह है और हो सकता है कि ये हो भी ना भी हो, लेकिन अभी तक इस पर कोई साफगोई के साथ चीज़ें सामने नहीं आई हैं, क्योंकि अहमियत अभी फ़िलहाल ये है कि जो अफ्रीकन यूनियन है, अफ्रीका के जो देश हैं, उनको एक आवाज़ मिले। और ये ग्लोबल साउथ को आगे बढ़ाने के लिए जो भारत ने एक बिया उठाया है, उसमें उसका एक ये ज़रूर हिस्सा है। वसुधैव कुटुंबकम जो इस साल का थीम था, उसका ज़रूर ये एक हिस्सा है। तो इस पर चर्चा निश्चित तौर पर होगी और हो सकता है कि नाम बदलने को लेकर जब देशों में सहमति बन जाए उसके बाद इसका नाम बदल भी जाए। लेकिन अभी क्योंकि ये अभी ही हुआ है, तो अभी कितने वक्त में ये नाम बदलेगा ये अभी कहना ज़रा मुश्किल है। तो G21 भी अगर हो जाता है तो ये एक तरह से अच्छा ही होगा, क्योंकि उसमें ये साफ होगा कि एक और ऐसा बड़ा यूनियन है जो कि इसमें शामिल हुआ है और किस तरह से वो उसमें योगदान करेगा, और देश बाकी जो दुनिया के देश वो किस तरह से उसको आगे बढ़ाने में, उसके विकास में, उसके सस्टेनेबल ग्रोथ में किस तरह से मदद करेंगे। तो ये एक उपलब्धि है और आगे भी उम्मीद ये की जा रही है कि G20 जो है, भले ही वो फिलहाल G21 है, वो काफ़ी मदद करेगा। जिस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं यहाँ पर इस वक्त, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के कारण हुए हैं, फूड स्कैर्सिटी है, फ्यूल क्राइसिस है, इन सब चीज़ों में अफ्रीकन यूनियन की भी मदद होगी। नाम भले बदले न बदले, लेकिन कम से कम ये ज़रूर जारी रहना चाहिए। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया। G20 सम्मेलन के कामयाब और दमदार आयोजन की तारीफ हर ओर हो रही है। इस कड़ी में कांग्रेस सांसद और पूर्व डिप्लोमेट शशि थरूर ने भारतीय प्रयासों की जमकर तारीफ की। थरूर ने कहा, दिल्ली घोषणा पत्र पर पूर्ण सहमति की उम्मीद नहीं थी, लेकिन भारतीय प्रयासों से ही यह संभव हो सका और इसके लिए सरकार को श्रेय देना चाहिए। Very shortly, I want to, before wrapping up, I want to ask you, do you think that India managed to handle the Ukraine-Russia crisis in the dialogues? And at the same time, you have also praised India's G20 Sherpa Amitabh Kant in a tweet on Delhi Declaration consensus. Yeah, I'm in touch with both Amitabh Kant, the G20 Sherpa, and with our foreign minister, and I would congratulate them because what they have done is certainly very, very good for India. It is not easy to pull off a diplomatic negotiation like this. They both seem to have put in a lot of hard effort, and I think one should give credit where credit is due. फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहें हमारे साथ। G20 शिखर सम्मेलन भारत के लिए बहुत कामयाबी भरा रहा। यह पूरा आयोजन प्रगति मैदान के भारत मंडपम से हुआ। इस आयोजन पर पूरी दुनिया तक पहुंचाने में इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का बड़ा योगदान रहा, जहां 3 दिनों तक देश विदेश के 2000 से ज्यादा पत्रकार लगातार कवरेज करते रहे। इसी मीडिया सेंटर से हमारे 2 सहयोगी कादम्बिनी शर्मा, उमाशंकर सिंह ने लगातार रिपोर्ट किया। अपने अनुभव साझा कर रहे हमारे यही 2 सहयोगी, देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं उमाशंकर सिंह। नमस्कार, मैं हूं कादम्बिनी शर्मा। 3 दिनों तक इस मीडिया सेंटर में, इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में रहकर हमने 360 कवरेज की कोशिश की और G20 शिखर बैठक से जुड़ी हुई खबरें आप तक लेकर आए हम। बिल्कुल, और पहले दिन जब मीडिया सेंटर खुला था उस वक्त भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। उस दिन सिर्फ प्री प्रेस ब्रीफिंग हुई थी और उसके बाद 2 दिन बिल्कुल एक महा आयोजन यहाँ पर हुआ, जैसा शायद पहले नहीं हुआ था कभी। बिल्कुल, और जो पहले दिन की बात अगर करें, 8 सितंबर की बात करें, मुझे लगता है कि वो जो दिन था वो ज़्यादा टैक्सिंग था। टैक्सिंग इस सेंस में कि उस दिन बहुत ज़्यादा काम लग रहा था और उस दिन इतना ज़्यादा काम हो गया कि उसके बाद के 2 दिन तो लगा नहीं कि कुछ काम है। नहीं, वो मुझे लगता है उमा इसलिए भी हुआ क्योंकि वो पहला दिन था, दिखाने के लिए यहाँ कई सारी चीज़ें थी। हमें अपने दर्शकों को बताना था कि यहाँ क्या क्या है और किस प्रकार से तैयारियाँ की गई हैं, क्या क्या इवेंट्स होंगे, तो ये बताना बेहद ज़रूरी था। शायद इसलिए हमें लगा कि बहुत ज़्यादा एक्शन वाला दिन है वो। और मुझे ये भी लगा था कि आखिरी दिन बहुत ज़्यादा काम होगा, क्योंकि जो साझा घोषणा पत्र है वो आखिरी दिन आएगा, लेकिन
G20 शिखर बैठक के पहले ही दिन वो आ गया, तो कल जो काम था वो आज से ज़्यादा था। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जाने की बजाय हमें लगता है काम डिसेंडिंग ऑर्डर में आया। पहले दिन हमें ज़्यादा काम करना पड़ा, दूसरे दिन उससे थोड़ा कम, लेकिन आखिरी दिन से थोड़ा ज़्यादा। और आज तो काम ख़त्म करने के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे आ गए तो जाते जाते भी ये काम हो गया। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जो हमारे निगोशिएटर्स थे उन्होंने हमारा काम आसान कर दिया कि पहले ही दिन दूसरे सेशन के पहले ही ओपनिंग स्टेटमेंट में क्लियर हो गया कि भाई जो जॉइंट डिक्लेरेशन है वो अब फाइनल हो गया है, और उसके बाद उस समय जो हमने काम किया उसके कारण आज जो है वो काम कम हो गया। लेकिन यहाँ पर जब पीएम मोदी मीडिया सेंटर में आए तो वो एक अनएक्सपेक्टेड था, और काफ़ी यहाँ पे स्टाफ खासकर जो है उनमें काफ़ी एक्साइटमेंट दिखा। मीडिया पर्सन जो इंटरनेशनल थे जिन्होंने कभी उनको देखा नहीं है उनमें काफ़ी एक्साइटमेंट था। जी बिल्कुल। अच्छा, हम ये वीडियो आपके लिए इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि हम हमेशा गंभीर मुद्दों पर गंभीर किस्म से बात करते रहते हैं। आज हमने सोचा कि एक अनौपचारिक बातचीत की जाए, और अनौपचारिक बातचीत में ये भी आता है कि देखिए यहाँ पर हम लोग जब भूख प्यास लगती थी तो चाय कॉफ़ी यहाँ पर लेते थे, पीते थे, और जो मॉर्निंग वॉक है मेरा वो बंद हो गया है, और पिछले 3 दिनों में लगता है कि मेरा वज़न फिर से कुछ बढ़ गया है, तो उस पर भी काम करना पड़ेगा। वो तो बात की बात है। अभी आपको बताते हैं मीडिया सेंटर की कुछ खासियत। जी, आप मीडिया सेंटर की खासियत ये रही कि जो सबसे पिछले जो आयोजन थे उसमें देखूं तो खासियत ये भी रही उमा कि यहाँ पे ये नहीं लगा कि बहुत क्राउडेड है, जगह इतनी बड़ी है कि लगा कि सब आराम से इसमें आ गए, कोई किसी से टकरा नहीं रहा है। तो जिसको अवॉइड कर रहा होगा वो भी कर रहा होगा, जिसको शांति से काम करना होगा वो भी कर रहा होगा, और कहीं गपशप करना होगा तो वो भी कर रहा होगा। तो ये जो मीडिया सेंटर है इसमें तकरीबन 1500 पत्रकार एट ए टाइम आते जाते, उससे ज़्यादा होंगे, लेकिन 1500 पत्रकारों के काम करने की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद उसके अलावा सैकड़ों जो अधिकारी हैं उन्होंने भी रहकर यहाँ पर काम किया, और बहुत ही स्मूथली यहाँ पर काम हुआ। और अब जब समापन हो गया है शिखर बैठक का, तो ये भी बंद होने वाला है अब से कुछ घंटों के बाद, और उसके पहले सभी अपना अपना काम रैप कर रहे हैं। और इंटरनेशनल मीडिया के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि जब यहाँ पे दिन होता है तो अमेरिका जैसे देश में रात होता है, जब यहाँ रात होती है तो वहाँ दिन होता है, तो 24 घंटे के हिसाब से, काम के हिसाब से इसको बनाया गया। बिल्कुल, लगातार 3 दिन तक ये मीडिया सेंटर जो है कंटिन्यूसली ऑपरेट करता रहा। ऑपरेट करने का ये मतलब है कि बिजली, पानी, खाने पीने का इंतज़ाम, यहाँ पर ब्रेकफास्ट हो, स्नैक्स हो, डिनर हो, लंच हो, ये सब कुछ हर वक्त मौजूद रहा, और उसमें कहीं कोई समस्या नहीं हुई। सिक्योरिटी का आमतौर पर हम देखते हैं कि बहुत समस्या होती है सारे क्लियरेंस के बावजूद, वो भी एक बार जब क्लियरेंस हो गया तो वो काफ़ी स्मूथ था, आना जाना भी काफ़ी स्मूथ था, पूरा इंतज़ाम किया गया था। भले ही आम जनता के लिए बंद रखा गया हो एक पूरा जोन जो है उमा, और वैसे कल से मानना चाहिए कि ये खुल जाएगा। दिल्ली इतनी खूबसूरत है, उसका आनंद लीजिए आप लोग। और मैं तो यही बोलूँगी कि जो गांव वाले मतलब दिल्ली वाले हैं वो ज़रा अपने शहर को थोड़ा और प्यार करें, सुंदर बनाए रखें। और एक बात और भी है जो मेरे जहन में आ रहा है, वो ये कि यहाँ जो जिस तरह से व्यवस्था की गई थी, अब ये देखिए जैसे यहाँ पे जो काउचेज हैं वो भी लगाए गए ताकि जो लोग हैं वो थोड़ा सा होमली फील कर सकें। और ऐसा नहीं था कि खाने पीने का इनक्लोजर जो है वो डिफरेंट जगह पे है और आप काम कहीं और कर रहे हैं, काम के बीच में आप उठ के कहीं से भी चाय कॉफ़ी ग्रैब कर सकते थे। और इस दीवार के उस तरफ जो है वो खाने पीने की जो लंच और डिनर की जो व्यवस्था है वो थी, और सैकड़ों लोग बल्कि हज़ारों लोग यहाँ पर आकर खाना खाकर जा रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं लगा कि बहुत लंबी लाइन लग रही है। बिल्कुल, वो जैसा मैं बता रही हूँ कि बहुत ही स्मूथ ऑपरेशन जिसको कहते हैं वो चलाया गया। और हमने कुछ जो इन्वॉल्व थे लोग इसको कार्यान्वित करने में, उसमें उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों में जो हमने देखा उससे हमने सीख ली कि हमको क्या गलतियाँ नहीं करनी। ये बड़ी बात है, ये सब सीख कर देख कर उसके बाद ही पूरा इंतज़ाम किया गया, तो ये भी एक बड़ी बात है कि दूसरों से सीखा गया। अब एक और बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में शिंदे कैबिनेट का विस्तार जल्द किया जाएगा। गणेश उत्सव से पहले यह विस्तार संभव है, जो सूत्र बता रहे हैं। शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार यानी बैठक में यह सहमति बनी। बीजेपी को 7 मंत्री पद मिल सकता है, जबकि एनसीपी और शिवसेना के हिस्से 3-3 पद आ सकते हैं। रौनक है हमारे साथ। रौनक, क्या कहा जाए इस होने वाले विस्तार को? सबको एकोमोडेट कर खुश करने की कवायद?
जी देखिए, निश्चित तौर पर शारिक पिछले कई दिनों से जो विधायक है, फिर चाहे शिंदे कैंप के विधायक हो या बीजेपी के विधायक हो, लगातार कैबिनेट विस्तार की जो है वो मांग करते रहे। हमें मालूम है कि शिंदे फडणवीस सरकार का जब से गठन हुआ है तब से केवल एक बार ही कैबिनेट विस्तार हो पाया, और जो दूसरी बार कैबिनेट विस्तार हुआ था उसमें सीधे अजीत पवार का कैंप जो है वो शामिल हो गया था। उस वक्त भी ये उम्मीद जताई जा रही थी कि शिंदे कैंप के जो विधायक और बीजेपी के विधायकों को इसमें जगह मिलेगी, लेकिन उस वक्त ऐसा हो ना पाया। लेकिन अभी जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि पिछले हफ्ते शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार के बीच में बैठक हुई, जिसमें ये लगभग सहमति बनी है कि गणेश उत्सव से पहले शिंदे कैबिनेट का विस्तार जो है वो किया जाए। फिलहाल 14 मंत्री पद जो है वो शिंदे बना सकते हैं, 14 लोगों को मंत्री बना सकते हैं। ऐसे में बीजेपी के विधायकों की संख्या को ज्यादा देखते हुए 7 मंत्री पद बीजेपी को मिल सकते हैं, जबकि 3-3 मंत्री पद शिंदे और अजीत पवार के कैंप के खाते में जा सकते हैं। मुख्य तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा कि पिछले कई दिनों से जिस बात की कयास लगाए जा रहे हैं कि शरद पवार कैंप के भी कुछ बड़े नाम जो है अजीत पवार को ज्वाइन कर सकते हैं, तो क्या वाकई में इस कैबिनेट विस्तार में ऐसा भी कुछ होता हुआ दिखेगा, इस पे सबकी नजर होगी। जी रौनक, जो शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार के एनसीपी, इनमें 3-3 नामों की चर्चा है, 3-3 पद की। क्या कुछ नाम है जो एयर में हो, जिनकी चर्चा चल रही हो कि ये बन सकते हैं? जी देखिए, मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि अगर शिंदे कैंप की बात की जाए तो भरत गोगावले ये महाराष्ट्र के रायगढ़ से आते हैं। फिलहाल पार्टी के चीफ व्हिप है, एकनाथ शिंदे के बेहद करीबी है। पिछले विस्तार के वक्त भी इनका नाम चर्चा में आया था, तो इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ठाणे से प्रताप सरनाईक का भी नाम जो है वो साफ तौर पर सामने निकल कर आ रहा है कि इन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। अगर बात करें अजीत पवार कैंप की, तो यहाँ पर भी कई सारे प्रोबेबल लोग हैं जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। खासतौर से अगर बात की जाए तो मराठवाड़ा से आने वाले विधायक हैं, उन्हें प्रायोरिटी दी जा सकती है, ये जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं। लेकिन किसे एक्चुअली किसे मंत्री बनाया जा सकता है, ये तो थोड़ी वक्त के बाद ही पता लग पाएगा।